नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में, जिसमें कि मैं अगला लेक्चर लेके आया हूं, जो कि लगातार जो लेक्चर मैं ले रहा हूं, जिसमें कि इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पहला वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर पहले वीडियो में जो मैंने बताए थे। फिर उसके बाद में ये अगला जो लेक्चर है ये उसी से आगे चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको आगे जो पार्ट 4A से लेके आगे जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स पर मैं आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के प्री में, ये क्वेश्चंस इनमें से जरूर बनते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और किस आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं वो सारी जानकारी मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। तो मेरे इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके साथ में। और वो सारे विद्यार्थी जो कि पहली बार मेरी क्लास में आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशंस के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। इंडियन पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट लेसन प्लान जो कि है इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम अगला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। अगला जो पार्ट मैंने लिया है, क्योंकि मैंने पार्ट 4 जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, वो लास्ट वीडियो में वहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके वो पहला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने कंप्लीट किया है। फंडामेंटल राइट्स तक के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इसमें कंप्लीट किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, जिसमें कि मैंने बात की है यहाँ पर पार्ट 4A, जो कि पार्ट 4 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी के बाद में अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पर पार्ट 4A रखा गया था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आर्टिकल है वो 51 के बाद में 51A इसमें रखा, जिसमें कि 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर रखी गई है, जो कि एक मतलब हमें यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है जो कि भारत में रहने वाले नागरिकों को यहाँ पर फॉलो करने हैं। ये मौलिक कर्तव्य हैं जो कि भारत में रहने वाले नागरिकों को यहाँ पर फॉलो। आगे बात करें अगर, तो पार्ट 5 जिसमें कि टोटल जो आर्टिकल है, सबसे बड़ा आर्टिकल का ये पार्ट है, जिसमें कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक यहाँ पर पूरे के पूरे आर्टिकल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट 5 है ये संघ की बात करता है। संघ यानी कि केंद्रीय सरकार के अंडर में जो उनके पास में शक्तियां होती हैं, जो उनके पास में पावर होते हैं, यानी कि संघ सरकार के पास में जो पावर होते हैं वो उनके आर्टिकल्स का विवरण, उनके आर्टिकल्स का डिटेल पार्ट 5 में रखा गया है। तो पार्ट 5 का पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जाम में बनता है वो आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का के पावर यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति के द्वारा क्षमा, ठीक है ना, क्षमा प्रदान करना और कुछ मामलों में यहाँ पर सजा से निलंबित करना या फिर उसको कम करने का प्रावधान जो मिलता है वो आर्टिकल 72 में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लगातार ये पूछा जा चुका है, जो कि प्री के एग्जाम में पूछा है। लास्ट एमपीपीएससी के एग्जाम जो कि 2022 का था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत, ये वाले जो आर्टिकल है बिल्कुल आपको रट लेने हैं, याद करने हैं। तो आर्टिकल 72 क्या बताता है, राष्ट्रपति की यहाँ पर पावर है, उसके पास में क्षमा करने की शक्ति है यहाँ पर, और कुछ मामलों में यहाँ पर सजा को सस्पेंड यानी कि जो भी सजा दी गई है उसको निलंबित करने का या फिर उसको कम करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 72 में दिया है। अगला आर्टिकल लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 74। अगर आर्टिकल 74 की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पर हेल्प करना, सहायता करना, सलाह करना की जिम्मेदारी किसको दी गई है, मंत्रिपरिषद को। उसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन, यानी कि आर्टिकल 74 का प्रोविजन जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन यानी कि कैबिनेट का यहाँ पर गठन करने का प्रोविजन जो बनता है वो आर्टिकल 74 में बनता है।
अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 76, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 76। ये अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी यानी कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सूचना देने, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि संबंधी जो भी जानकारी है संबंध में प्रधानमंत्री की यहाँ पर ड्यूटीज बताई गई, यानी कि प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति को समय समय पर यहाँ पर जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर सूचना देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री की यहाँ पर कर्तव्य, प्रधानमंत्री के यहाँ पर ड्यूटीज बताई गई है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 85, जो कि पार्ट 5 के अंतर्गत, यानी कि संघ सरकार के अंतर्गत ही आता है। अगर आर्टिकल 85 की बात करें तो आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में बनता है। ये संसद के ये सत्र हैं, संसद का सत्र यानी कि संसद का गठन, संसद का विघटन और संसद का सत्रवान, यानी कि जब भी संसद लगाया जाता है, ठीक है ना, उसके सत्रों के बारे में, ठीक है ना, जिसमें सत्र दिए गए हैं, कौन कौन से सत्र हैं, वो सारे सत्रों का वर्णन, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर सत्र लगेंगे उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 85 में। साथ में सत्रों को खत्म करने का, सत्र वासन करने का और सत्र को विघटन करने की जानकारी आर्टिकल 85 में मिली है। अगला है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 की बात की जाए, यहाँ पे सदनों में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति हेतु जो भी कार्य होते हैं, ठीक है ना, उन कार्य करने के लिए सदनों को यहाँ पर शक्ति गई, यानी कि पार्लियामेंट में जो दोनों पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, जिसमें दोनों सदनों में यहाँ पर मतदान करने के लिए जो रिक्तियां हैं उनको, जो भी यहाँ पे पद खाली हैं, जो भी रिक्तियां हैं उनकी, और गणपूर्ति हेतु जो भी कार्य करने के लिए सदन के पास में जो पावर होनी चाहिए, उन पावरों का, उस शक्ति का विवरण आर्टिकल 100 में आ गया है। अगला आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न इसका बना है, आर्टिकल 108, ठीक है ना, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 यानी कि 108 यहाँ पर कुछ मामलों में, यानी कि कुछ जो इंपॉर्टेंट मामले होते हैं उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई विधेयक, कोई बिल अगर पास नहीं होता है, अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में वो पास नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका जो अधिकार दिया गया है, इसका जो अधिकार है आर्टिकल 108 में दिया है, इसमें उस बिल को पास करने के लिए यहाँ पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति, और इसकी जो अध्यक्षता करता है, इसका जो प्रेसिडेंट बनता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है उसका अध्यक्ष होता है, और इसकी दोनों सदनों की, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक का प्रोविजन आर्टिकल 108 में दिया गया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 109, 109 इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो फाइनेंशियल बिल, यानी कि वित्त, जो धन विधेयक के जो बिल होते हैं उससे संबंधित जितने भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 109 में दिए गए हैं। आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 धन विधेयक की डेफिनेशन देता है। धन विधेयक कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसकी परिभाषा का जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल 110 में मिलती है। अगली बात कर लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 112, जो कि पार्ट 5 में, ये मैं जो बता रहा हूं ये पार्ट 5 यानी कि संघ सरकार, जो केंद्रीय सरकार है उसके अधीन जो उनको पावर दी गई है वो सारे आर्टिकल इसमें है, जो कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, टोटल 100 आर्टिकल संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो उसी का आर्टिकल है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में यहाँ पर एनुअल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलते हैं बजट, तो बजट जो है, बजट की जानकारी जो मिलती है, जो कि साल में एक बार, वर्ष में एक बार यहाँ पर भारत सरकार लेके आती है, उस बजट की जानकारी जो मिलती है, बजट करने का जो प्रावधान है, प्रक्रिया, वो आर्टिकल
112 में दी गई, नोट कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ही ज्यादा, 123 आर्टिकल 123, संसद में अवकाश के दौरान, जब संसद में कोई भी सत्र नहीं चलता है, ठीक है ना, जो जो 3 सत्र हैं, तीनों सत्र ना चलने वाले कि शीतकालीन सत्र और जो मानसून सत्र है, उसके बाद में बजट का जो सत्र है, इस तरीके से 3 सत्र होते हैं। यहाँ पे वित्तीय विवरण लिखा जाता है। उन सत्रों के बाद में जो अवकाश लग जाता है, उस अवकाश के दौरान अगर कोई ऐसा इमरजेंसी में कोई बिल लाना पड़ता है, कोई ऐसा बिल लाना पड़ता है जो कि बिल बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो उसके लिए यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। प्रेसिडेंट को जो शक्ति दी गई है, वो शक्ति जो दी गई है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी है, जब संसद में कोई सा भी बिल पारित नहीं हो रहा, संसद नहीं लगा है, तब के दौरान। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला है आर्टिकल 139, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नोट कर लीजिएगा। 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ वो अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन से, सारे आर्टिकल्स में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, इसलिए इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आप एक भी आर्टिकल नहीं भूलेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 139, जो कि यहाँ पर रिट, ठीक है ना, यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति, यहाँ पर शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर प्रदान किया, यानी कि जो शक्तियां हैं, रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं, वो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास में पहुंच जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर इस आर्टिकल का उपयोग करके रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। अगला आर्टिकल आर्टिकल 141 यानी कि 141। अगर हम आर्टिकल 141 की बात करें तो आर्टिकल 141 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित कानून है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित कानून है, उन सभी को अदालत के लिए यहाँ पर बाध्यकारी बनाता है। जो भी उसकी निचली अदालत है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून घोषित कर देता है तो उसकी, उनकी जो निचली अदालतों के लिए ये सभी कानून यहाँ पर बाध्यकारी होंगे, कंपलसरी होंगे, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। उसका प्रोविजन आर्टिकल 141 देता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 149। अगर आर्टिकल 143 की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर अगर किसी मामले में यहाँ पर सलाह लेना चाहता है, किसी मामले में यहाँ पर एडवाइस लेना चाहता है, तो वो एडवाइस करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो यहाँ पर आर्टिकल 143 देता है राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ पर परामर्श ले सकता है, वो पावर 143 में मिलती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 149। इससे एक और आर्टिकल में इसके बारे में बताऊंगा, इससे पहले कर लेते हैं। वो है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको मैं भूल गया था, वो है आर्टिकल 148। उसके बाद में यहाँ पर आता है आर्टिकल 149। आर्टिकल 148 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीएजी के बारे में जानकारी देता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, जो कि भारत की जो संचित निधि है, ठीक है ना, उसको ऑडिट करना, सरकार किस तरीके से उसको खत्म करती है, उसके बाद में उसको खत्म करके उसको संसद के पटल में रखना, राष्ट्रपति के पास में उसकी रिपोर्ट पहुंचाना, फिर राष्ट्रपति इसको संसद के पटल में रखेगा। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखता है राष्ट्रपति, तो उसका जो कार्य होता है वो सीएजी करता है। तो सीएजी की नियुक्ति का जो प्रोविजन है, सीएजी की जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 148 में दिया गया है। 148 से लेकर 151 तक की जो प्रोविजन है वो पूरा सीएजी के अंतर्गत आता है, जिसमें 149 भी आता है। तो 149 की बात करें तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कि सीएजी होता है, सीएजी की यहाँ पर पावर, यानी कि सीएजी के कर्तव्य, सीएजी के जो कर्तव्य है, सीएजी के कर्तव्य और उसकी उनकी ड्यूटियां, सीएजी के कर्तव्य और उनकी जो शक्ति, उनकी जो पावर है, उनकी जो ड्यूटी है और उनके पास में जो पावर दिए गए हैं, उनके पास में जो ड्यूटी दी गई है, उनका सारा विवरण आर्टिकल 149 में होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 यानी कि 4 आर्टिकल यहाँ पर सीएजी के अंडर में आते हैं, ठीक है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, अगला जो आर्टिकल है वो पार्ट 6 से है। पार्ट 6 यानी कि केंद्र सरकार के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक जब खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में आर्टिकल आपको मिलता है जो कि पार्ट
पार्ट 6 के अंदर है, जो कि केंद्र के बाद में राज्य सरकार के की जो पावर है उनके आर्टिकल्स पार्ट 6 में रखे गए हैं। पार्ट 6 में पहला आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल 155 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यपाल, केंद्र सरकार के पास में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कौन सी हैं? केंद्र सरकार के पास में शक्तियां जो मिलती हैं वो पार्ट 5 में मिलती हैं और पार्ट 6 में राज्य सरकार के पास में, ठीक है ना। वहां पर जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की होती है और राज्य में यहाँ पर जो पावर दी गई है वो राज्यपाल को दी गई है। तो यहाँ पर 155 आर्टिकल 155 राज्यपाल के पास में की नियुक्ति, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो ब्यौरा दिया गया है वो आर्टिकल 155 155 के अंतर्गत आता है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 161। अगर 161 की बात की जाए तो 161 यहाँ पर राज्यपाल के पास में क्षमा प्रदान करने की शक्ति का मामला यहाँ पर दिया गया है और कुछ मामलों में सजा को भी निलंबित करने का यहाँ पर क्या किया गया है, निलंबित, हटाने और कम करने की भी शक्ति दी गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मृत्युदंड, जो एक मृत्युदंड है, मृत्युदंड को यहाँ पर हटाने का प्रोविजन जो पावर है वो राज्यपाल के पास में नहीं होता है, वो पूरी की पूरी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। तो 108 में 161 161 में राज्यपाल के पास में, गवर्नर के पास में क्षमा प्रदान करने की पावर है, जिसमें कि कुछ मामलों में सजा भी यहाँ पर निलंबित की जा सकती है या सजा उसको हटाया जा सकती है या फिर कम करने का प्रोविजन है। लेकिन मृत्युदंड यहाँ पर जब अगर किसी को दिया गया है तो उसको कम करने का पावर जो है वो पावर राष्ट्रपति के पास में, जो कि राज्यपाल के पास में नहीं होता है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 163। अगर 163 की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल की सहायता के लिए, जैसे कि वहां पर राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो आर्टिकल बनाया गया था आर्टिकल 74, इसी तरीके से 163 में आर्टिकल 74 में कैबिनेट की गठन का प्रोविजन दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कैबिनेट बनता है। तो उसी तरीके से राज्यपाल की सलाह के लिए यहाँ पर राज्य में मंत्री परिषद यानी कि राज्य का जो कैबिनेट का गठन है उसकी जानकारी, उसका जो प्रोविजन है वो 163 देता है। अगला है 167। 167 की बात करें तो यहाँ पर जो राज्यपाल की ड्यूटी है, राज्यपाल की मतलब के कर्तव्य आदि को की ये सूचना, यानी कि वहां पर आर्टिकल कौन सा है वो जो अगर हम संघ सरकार से इसको कंपैरिजन करें तो संघ सरकार से कंपैरिजन करने पर हमें जानकारी मिलती है कि संघ सरकार में भी प्रधानमंत्री पूरी की पूरी जो भी सूचना है वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से राज्य में जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल को सारी की सारी जो भी उसकी ड्यूटीज है और जो भी वो काम कर रहा है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन राज्यपाल को देने की जानकारी 167 में दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 169 अगला आर्टिकल जिसमें की जानकारी मिलती है यहाँ पर राज्यों में विधान परिषद को खत्म करने का और उसको बनाने का। अगर किसी राज्य में जरूरत है कि विधान परिषद का प्रोविजन हो तो उसके लिए यहाँ पर उसका निर्माण भी कर सकता है, जो जिसकी जानकारी 169 में दी गई है, या फिर उसको हटाने का प्रोविजन अगर किसी राज्य में है और उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, उसकी जरूरत नहीं होती, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं है तो उसको हटाने का, या फिर जरूरत है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करने का जो प्रोविजन है, उसको निर्माण करने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 169 में दिया गया है। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो इनकी लोकसभा जो कि लोअर हाउस कहलाता है, राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहलाता है, उसी तरीके से राज्य में दो परिषद होती है, एक विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद अपर हाउस होता है और विधान सभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस मतलब कि जो कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो लोअर हाउस में बैठते हैं, लेकिन राज्य के जो प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य में विधान परिषद में बैठते हैं और केंद्र में राज्य सभा में बैठते हैं। ये आपको याद होना है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 169। अगर 169 की बात कर लें तो 169 आर्टिकल यहाँ पर राज्यों में जो हो गया 169, ठीक है, 198 169 अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब है 198। अगर 198 की बात करें, जिस तरीके से केंद्र में 108 से लेकर 108, 109 और 110 का प्रोविजन जिस तरीके से दिया गया है,
उसी तरह जो कि एक धन विधेयक के बारे में या फिर वित्तीय विधेयक की जानकारी जो कि केंद्र की मिलती है, उसी तरीके से राज्य में यहाँ पर 198 में यहाँ पर धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक जैसे कि केंद्र में है, उसी तरीके से 198 में यहाँ पर धन विधेयक की जानकारी मिलती है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 201 201, जिसमें कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक जो कि विधानसभा में पारित होता है और उसको गवर्नर उसको होल्ड कर, क्योंकि गवर्नर के आखिरी साइन के बाद में वो विधेयक पारित होता है, वो विधेयक लागू होता है। पारित होने के बाद में वो लागू जब होता है तो जब राज्य में गवर्नर उसको उस पर साइन नहीं कर देता और केंद्र में राष्ट्रपति उसको साइन नहीं कर देता। तो यहाँ पर अगर बात की जाए राज्य में, तो राज्य में 201 का जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर पावर मिलता है गवर्नर को। गवर्नर यहाँ पर उसको सुरक्षित रख सकता है जिसपे कि राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को यहाँ पर पहुंचा सकता है, जो कि आर्टिकल 201 में। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 202। अगर 202 की बात की जाए तो जिस तरीके से आर्टिकल 212 आर्टिकल 112 जो कि संघ सरकार में बजट का प्रावधान करता है, उसी तरीके से आर्टिकल 202 जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार में बजट का प्रोविजन, राज्य सरकार का जो बजट होता है वो बजट की प्रक्रिया की जानकारी आर्टिकल 202 में दी गई है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 200 ये नहीं है आर्टिकल, दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल आर्टिकल 224 है। अगर आर्टिकल 224 की बात करें तो आर्टिकल 224 जो है वो यहाँ पर अतिरिक्त कार्यवाहक जो न्यायाधीश यानी कि जो एडिशनल यहाँ पर जजेस की नियुक्ति या फिर जो कि टेम्परेरी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की यहाँ पर जो पावर दी गई है वो आर्टिकल 224 में दी गई है। इसी का एक और आर्टिकल 224A जो कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, जो सेवानिवृत्त जज होते हैं, उन जजों की नियुक्ति, ठीक है ना। यहाँ पर उच्च न्यायालय की जो भी बैठक होती है, जो भी यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है, उसमें रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोविजन आर्टिकल 224 में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 226 जो कि यहाँ पर उच्च न्यायालय को यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति मिलती है। यहाँ पर हाई कोर्ट को यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति जो मिलती है वो आर्टिकल 226 में मिलती है। अगला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं, वो कौन सा है, वो है पार्ट 8 में आ गए। मतलब भाग 8 यानी कि पार्ट 8 जो है वो यूटी के बारे में। पार्ट अगर 5 की बात करें तो पार्ट 5 किसके लिए आता है, पार्ट 5 जो आता है वो आता है केंद्र के लिए, पार्ट 6 जो आता है वो राज्य के लिए आता है। पार्ट 7 जो है उसको क्या निराशित घोषित किया गया है, निराशित यानी कि वो हटा दिया गया है, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था, जिसमें कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो राज्यों के पुनर्गठन के समय में उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जब स्टार्टिंग में 1952 में जो राज्यों को बनाया गया था, उन राज्यों को 1948 में जो बनाया गया था, उन राज्यों को हटाने के बाद में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो उस अमेंडमेंट में वो वाला जो प्रोविजन है जो कि आर्टिकल पार्ट 7 में रखा गया था उसको हटा दिया गया। तो पार्ट 7 यहाँ से निराशित कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए हम पार्ट 8 लेते हैं। तो पार्ट 8 में यहाँ पर जो है वो केंद्र, राज्य के बाद में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। केंद्र हो गया, केंद्र के बाद में राज्य की जानकारी मिल गई, राज्य के बाद में अब केंद्र शासित प्रदेश जो कि भारत में टोटल जो है वो 8 है, उनके बारे में यहाँ पर पावर मिलती है। वो पावर कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 में यहाँ पर जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 230 यहाँ पर जो आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक की जो आर्टिकल है, आर्टिकल 242 तक की जो जानकारी है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में रहती है। यूटी की पावर इन 3 आर्टिकल में यानी कि 39, 40, 41 यानी कि 4 आर्टिकल में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को
यहाँ पर शक्तियां दी गई हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 239 की बात करें तो आर्टिकल 239 में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा प्रशासन होगा, उस प्रशासन के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला जो पार्ट है वो पार्ट है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो पार्ट 9 के, जो कि पंचायतों के गठन, नगर निगम और सहकारी समितियों का जो पार्ट है वो पार्ट 9, 9A और 9B है। तो यहाँ पर पार्ट 9 की पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में आर्टिकल 243B और 243G इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कि 243B यहाँ पर पंचायतों के गठन के बारे में, यहाँ पर पंचायतों का जो गठन है उस गठन के बारे में जानकारी यहाँ पर देते हैं। और जो जी है वो यहाँ पर पंचायतों की शक्ति, उसकी अधिकार और उसकी जिम्मेदारी, यहाँ पर पंचायतों के पास में कौन कौन से पावर होंगे, ठीक है ना, कौन कौन से यहाँ पर उसके पास में अधिकार होंगे जिसका उपयोग करके वो वहां का प्रशासन, गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा, और साथ में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दी गई है उसकी जानकारी आर्टिकल 243 में मिलती है। तो इसको यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है पंचायत को, जिसको कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी का, तो उसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ में। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 11। पार्ट 11 की बात कर लें तो पार्ट 11 जो कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे रिलेशनशिप होंगे, कैसे संबंध होंगे, उन संबंधों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगर संबंधों की बात कर लें तो यहाँ पर आर्टिकल 249, आर्टिकल 257 और आर्टिकल 262, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 249 की बात कर लें तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी मामले में, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी मामले में यहाँ पर जो भी उसके मामले के संबंध में, यानी कि इसका जो भी मामले होंगे जो कि राष्ट्र हित के लिए है, तो राज्य सूची का जो भी मामला होगा उसके संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास में, संसद के पास में यहाँ पर शक्ति होगी, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी यहाँ पर मामले होंगे, ठीक है ना, उसमें कानून बनाने की शक्ति, अधिकार जो मिलती है वो संसद को मिलती है आर्टिकल 249 में। राज्य सूची यहाँ पर क्योंकि 3 सूचियों का वर्णन है, यहाँ पर राज्य सूची, ठीक है ना, और यहाँ पर समृद्धि सूची और संघ सूची, इस तरीके से 3 सूची है। तो यहाँ पर राज्य सूची यानी कि राज्य के अंतर्गत, यानी कि राज्य में कोई सा भी मामला हो जो राष्ट्रीय हित का हो और जो राज्य सूची के अंतर्गत आता हो, उसमें अगर कोई भी फेरबदल करना है, कोई नया कानून बनाना है, कोई नया कानून बनाना है राज्य सूची के अंतर्गत में, तो उसको बनाने की शक्ति यहाँ पर संसद को मिलती है आर्टिकल 249 में। अगर 257 की बात करें तो 257 में यहाँ पर कुछ मामलों में संघ, मतलब राज्य पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी कि कुछ ऐसे मामले, इंपॉर्टेंट मामले होंगे जिसपे कि संघ सरकार यहाँ पर राज्य पे कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, वो मामले यहाँ पर आर्टिकल 257 में दिए गए। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 262 यहाँ पे कि जो इंटर स्टेट जो नदियां हैं, ठीक है ना, या फिर जो रिवर वैली, यानी कि जो रिवर हो या रिवर वैली, ठीक है ना, उनके जल से संबंधित जो भी विवाद है उनका निपटारा, ठीक है ना, न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। यहाँ पर जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो कोर्ट इसका निर्णय करेंगे, उसकी जानकारी इस आर्टिकल 262 में क्या दी गई है। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नदी का जो बहाव होता है, उसमें अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है 2 स्टेट के बीच में, तो वहां पर नदी या फिर वहां की जो घाटियां हैं, जो वैली है, जिन वैली पर जो वन यानी कि फॉरेस्ट पाए जाते हैं या फिर कोई भी मिनरल्स पाया जाता है, उससे संबंधित कोई भी बंटवारे का विवाद हो, कोई भी विवाद हो, उस विवाद से संबंधित जो भी निर्णय होगा वो निर्णय कौन करेगा, न्यायालय करेगा, यानी कि कोर्ट करेगा, कोर्ट के अधीन होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर आर्टिकल 262 में मिलती है। अगला पार्ट देख लेते हैं, अगला पार्ट कौन सा है। चलिए, इतने ही पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर पार्ट 11 का राज्य और केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी, यानी कि पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का पहला भाग कंप्लीट किया था, और यहाँ पर पार्ट 4A से लेकर पार्ट 11 तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इनको बिल्कुल लगातार आप अगर दोहराते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो एक भी यहाँ पर आप पार्ट मिस नहीं करेंगे।
तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ में अभियान एकेडमी ऐप के साथ जुड़े हैं, जो कि जिसका मोबाइल ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगला वीडियो फिर आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए आप लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब देखते रहें प्लेलिस्ट में, जिसमें कि सारा कंटेंट आपको सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम्स के बारे में यहाँ पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।